हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोजी क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 और कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ना। एक बार ब्रीफ इंट्रो दे लेते हैं और फिर बात करेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले बता देता हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं। तो असल में आज हम जानने वाले हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो क्यों होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और क्या पढ़ने वाले हैं, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या कहलाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये चीज आज के लेक्चर में जानने वाले हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। इससे पहले ब्रीफ इंट्रो करेंगे, क्या करेंगे वो सारी बातें बताते हैं। प्लस एक बात आप जान लें कि देखो हमारे जो नए बैचेस हैं ये वाले लॉन्च हो चुके हैं। अगर और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन भी कर सकता है, टीचमेंट में लाइव क्लासेस भी कर सकता है, और दूसरी चीज ऑफलाइन बैचेस में अगर आना चाहता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट के पास में रहता है तो आ सकता है। ठीक, कैसे ज्वाइन करना है क्या, तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं जाके देखें। और आज शाम को 6 बजे एक लाइव क्लास आ रही है यूट्यूब पे, मतलब लाइव नहीं आ रही है, यही क्लास जो रिकॉर्डिंग है इसका पहला सेशन वो मैंने डाल दिया है। तो जहां तक शेयर करना है कर लो, देख के समझ में आ जाएगा कैसा किस लेवल का चल रहा है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाक से रिवाइज करते हैं कल की डेट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और कैसे पढ़ा था। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने शुरू से लेके 2-5 मिनट के अंदर पूरा का पूरा ब्रीफ इंट्रो दे देते हैं। ठीक है, अब ये न्याशा कहाँ है पता नहीं। ठीक है, बाकी लोग जिनको जिनको आना है एक बार कमेंट एक बार वो कर दो, फटाफट सब लोग ऐड हो जाए। तो देखो ब्रीफ इंट्रो देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कल की डेट में बात की थी चार्ज की। किसकी बात की थी, स्टार्टिंग में फर्स्ट डे बात की थी चार्ज क्या होता है। तो चार्ज आपको पता चला दो सब्सटेंशियल, अगर कोई भी है ना, दो सब्सटेंस हैं उनको हम आपस में अगर रगड़ते हैं, ठीक है, दो सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट हैं, अगर उन्हें आपस में रब कर दे तो उन्हें प्रॉपर्टी जनरेट होती है अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन की। दिस प्रॉपर्टी इज नेम एज चार्ज। यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। मिनिमम ट्रांसलेशन चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोगों ने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम की बात की थी। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने और इसकी छोटी यूनिट्स की बात की थी, मिली, है ना, मिली कूलम, माइक्रो कूलम, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक, मैंने फिर बात की थी कि अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे, नेगेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ठीक है, और अगर डिफरेंट टाइप के होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। फिर यहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू एनी। Q इज इक्वल टू एनी क्या, किसी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्ज के बारे में बात की थी, वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू एनी होता है। ठीक है, अगर हम Q इज इक्वल टू एनी की बात करते हैं तो n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। अब बात यहाँ पे एक बात और बताई थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिसके ऊपर एकत्रित हो रहा है, जिसके ऊपर इकट्ठा हो रहा है, उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये सारी बातें कर ली थी। ठीक, फिर यहाँ से हम लोगों ने इसके बाद स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, बताया था कि जो क्वांटिटी है ना पर यूनिट टाइम पे या फिर एक गिवन टाइम पे एक चार्ज बॉडी से दूसरी ट्रांस बॉडी पे जाती है चार्ज की, उसे क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। I बराबर Q बाई डी। ठीक, इसके आधार पर हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, वो सब आप लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम पे बात कर रहे थे पोटेंशियल की। किसकी बात कर रहे थे, पोटेंशियल की, है ना। पोटेंशियल क्या होता है उसकी बात की थी, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल की बात की थी। ठीक है, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो अब फटाक से रेडी हो जाओ, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। हम लोगों ने कल इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था, लेकिन एक बार फिर से इंट्रो को दे देता हूं ताकि जिसका भूला भटका हो दिमाग में आ जाए, क्योंकि आप लोगों ने रिवाइज तो किया नहीं होगा। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, जितना आज का आज पढ़ाया जाए उतना आज का आज जाके रिवाइज कर लो, अदरवाइज भला नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आई, फिर जीरो पे जीरो रह जाओगे। चलो, तो देखो अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तो क्या होता है, तो मैंने बताया था कि कोई भी बॉडी, ठीक है, आप लोगों को कोई भी चीज अगर फ्लो करती है तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। बट व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज अ स्टोर्ड एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है, किसी बॉडी के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है। जैसे आप लोगों ने कल पहले के टाइम में पढ़ रखा है, पोटेंशियल एनर्जी, दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हो कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसमें जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है और किसी पोजीशन को एक्वायर करके रखा है अर्थ के रिस्पेक्ट में या किसी हाइट पे, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगर उसे ऊपर से फ्रीली छोड़ दो तो नीचे की तरफ गिरेगी, यानी यानी उसके अंदर एनर्जी तभी तो नीचे आई। बात समझ में आती है, पोटेंशियल एनर्जी था। फिर मैंने ऐसे बताया था कि अगर आपको पानी का फ्लो देखना है तो आपको पता है जिस अगर ऊंचाई पे पानी रखा है, ज्यादा पोटेंशियल पे रखा है, ज्यादा हाइट पे रखा है, तो पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा। ऐसे ही टेम्परेचर का एग्जांपल दिया था कि टेम्परेचर ऑलवेज हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। कब तक फ्लो करता है, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर बैलेंस ना हो जाए। ये सारी बातें बताई थी। बट चार्ज के टाइम पे पोटेंशियल क्या होता है ना,
चार्ज के टाइम पे पोटेंशियल क्या होता है, तो इसका एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल दिया था। मैंने कहा था कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट ए है और इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज है, और हमारे सामने दूसरा ऑब्जेक्ट बी है जिसके ऊपर नेगेटिव 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 चार्ज है। ठीक, कल भी वही क्वेश्चन था, आज भी वही क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से बताओ मुझे कि जो यहाँ पे जो नेगेटिव 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 वाले चार्ज बॉडी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं या यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस हुई है या डिफिशिएंसी हुई है? जल्दी से बताओ। एक्सेस हुई है। क्या हुई है? एक्सेस हुई है। और यहाँ पे क्या हुई है? डिफिशियंसी हुई है। कहाँ से आए, कैसे आए, है ना, इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ कैसे निकाल दिए, बात की बात है, ठीक है। कैसे आए हमें नहीं पता करना, हमें क्या पता करना है इलेक्ट्रॉन है गए कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो अब फिर मैंने इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया था? वायर से कनेक्ट कर दिया। तो आप मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे या इधर से इधर चलेंगे? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर होगी? B to A डायरेक्शन की तरफ होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन B to A। अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि B to A की तरफ होनी चाहिए, बट क्यों B to A की तरफ ही होनी चाहिए? Why? Because क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, उधर जाके बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को यही बताया था कि डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रॉन की B to A रहेगी। किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रॉन की। इधर की डायरेक्शन रहेगी, ये क्या है? इधर करंट की डायरेक्शन मानी गई है। ठीक, क्यों मानी गई है? बस अपनी सहूलियत के लिए, कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए मानी गई है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, है ना। यानी इससे समझ में आया कि इधर की तरफ फ्लो कर रही, यानी यहाँ पे एनर्जी का लेवल ज्यादा है। तो एनर्जी का जो लेवल है ना, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपके यहाँ डेफिनेशन भी दे रखी है, पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक स्टेट ऑफ कंडक्टर व्हिच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन टू कंडक्टर्स आर आइदर केप्ट इन कांटेक्ट और जॉइंड बाय अ मेटालिक वायर। बात समझ में आया? तो पोटेंशियल क्या है? एक इलेक्ट्रिक स्टेट है जो ये आपको बताती है कि चार्ज की डायरेक्शन किस दिशा में होनी चाहिए। बात समझ में आया? जब वो दो बॉडी से कनेक्टेड हो, ठीक है। बात समझ आया? डायरेक्ट कांटेक्ट में रखा हो या किसी वायर से कनेक्ट हो, तब इस तरह की बातें की गई है, ठीक। बट ये तो समझ में आया कि पोटेंशियल क्या होता है, बट पोटेंशियल कितना होता है? क्या चीज? पोटेंशियल कितना होता है, यानी अब समझना पड़ेगा मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। क्या समझना पड़ेगा? मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। अगर मैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल की बात करता हूँ, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो पोटेंशियल का मेजरमेंट कितना होगा या कैसे अगर इसकी बातें करी जाएंगी, तो मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल को कैसे मेजर किया जाएगा? तो देखो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास में कोई एक चार्ज ऑब्जेक्ट पहले से, चार्ज बॉडी और यहाँ पहले से ही रखा हुआ है, दैट मीन्स चार्ज बॉडी अगर यहाँ पहले से ही है, दैट मीन्स, है ना, इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा, है ना, इसके चारों तरफ क्या होगा? एक फील्ड होगा जिसमें अगर किसी चार्ज को लाएंगे तो या तो वो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो ये बताया गया था कि अगर हम इंफिनिटी पे चले जाएं और वहां पे एक टेस्ट चार्ज लें, क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज। कहाँ पे है? इंफिनिटी पे। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है पता है? टेस्ट चार्ज का मतलब होता है एक तरीके का वैज्ञानिकों के थ्रू माना गया चार्ज, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। आशा कहाँ रह जाती हो, ठीक है, नोटिफिकेशन का वेट मत किया करो, घड़ी माना अलार्म लगा लो, ठीक है। इधर देखो, सब कुछ क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो। तो देखो क्या है क्यू नॉट, इसे क्या बोल रहे हैं? टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं। अब ये टेस्ट चार्ज जो है ना, ये टेस्ट चार्ज, इसको इसके फील्ड के अंदर, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट P तक, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट P तक इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन क्या है? वो वर्क डन और इस चार्ज का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला कि इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि हवा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वर्क डन, ठीक, यहाँ से यहाँ तक लाने में। और जो चार्ज हमने लिख दिया, ठीक है, कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज, ठीक है। जो चार्ज लेके आओगे वही लिखोगे। इन दोनों का जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। और इसको V से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? V से। और ये बताएगा पोटेंशियल एट पॉइंट P। पोटेंशियल एट पॉइंट P। बात समझ में आया? आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी है। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। देखो कुछ चीजों की डेफिनेशन जो आपकी बुक में हाईलाइटेड है ना, तो ऐसे ही नोट्स एज इट इज बना लेना, ठीक है। डेफिनेशन के एज इट इज लिख लेना। लेकिन अब जो चीजें मैं समझा रहा हूँ उसे नोट्स बनाते समय अपनी भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपको समझ में आए जैसे लिखना वैसे लिख लेना, ठीक। वो जरूरी है अपनी समझ के लिए, ताकि दोबारा पढ़ो तो खुद पे खुद समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जो आपके काम आएंगे।
इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी पोटेंशियल की देखो, अब पोटेंशियल की बात आ गई, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा, अब यहाँ से कुछ दिमाग खोलना और दिमाग खोल के मुझे बताना, ठीक है? देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने एक पॉइंट पे क्या लिखा है, Vp इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू पोटेंशियल, यानी उस बॉडी तक मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने में किया गया वर्क डन किसके थ्रू, चार्ज के थ्रू, डिस्चार्ज के थ्रू, और उस चार्ज जो भी चार्ज हमने रखा है, चार्ज में क्या रखा है, क्यू नॉट, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? आपके ऊपर कैपिटल क्यू दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज, ये हमें जानकारी क्या देता है, हमें क्या जानकारी देता है ना? कैसे पता करें क्या जानकारी देता है? अच्छा, क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू V P Q नॉट लिख सकते हैं? तो ये क्या बन रहा है, क्या ये वर्क डन बन रहा है? क्या बन रहा है? वर्क डन बन रहा है। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है उस बॉडी की एनर्जी के बराबर होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी एनर्जी प्रेजेंट है किसके बराबर होता है, ये वर्क डन के बराबर होता है ना? तो यानी हमें ये जो बीपी बता रहा है ना पोटेंशियल, ये हमें एनर्जी की मेजरमेंट बता रहा है। क्या बता रहा है? या एनर्जी का लेवल बता रहा है, या एनर्जी की स्टेट बता रहा है कि इस पॉइंट पे पर्टिकुलर कितनी एनर्जी उपलब्ध है। कौन सी एनर्जी? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक? यही चीज, यही जो W था, क्या यही W mgh के बराबर था? यही W mgh के बराबर था? हाँ ना में कमेंट में फटाक से, यही W mgh के बराबर था कि नहीं था? कब? जब हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था। तो वहां पे क्या बता रहा था? वहां पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो बता रहा था। यहाँ पे कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बता रहा है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं तुमसे, ठीक है, ये बात समझ में आई? यानी जैसे अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मान लो ये दो जगह, दो छत है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, एक बॉल यहाँ पे रखी है, एक बॉल यहाँ पे रखी है, इसकी जो पोटेंशियल, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh1 है, और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh2 है, और h1 जो है यहाँ से नापी गई है, h2 जो है यहाँ से ही नापी गई है, बेस से ही नापी गई है, ठीक है? तो अगर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि इस बॉल को अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा तो ये ऊपर चली जाएगी, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो हाइट कम है यानी पोटेंशियल एनर्जी कम है। यहाँ आपको पता है हाइट ज्यादा है यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसको छोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगी, इसको छोड़ेंगे तो भी नीचे ही जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है? या इन दोनों में अगर कंपेयर किया तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा किसकी है? इसकी ज्यादा है। पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि आप उस पॉइंट पे एनर्जी जानते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे ही ये किसके बारे में बताएगा आपको? एनर्जी के बारे में बताएगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब देखो, अब देखो, ठीक है, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लिख लेंगे और पोटेंशियल के बारे में आप जान जाएंगे। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है आप लोगों के यूनिट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है? पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, ठीक है? इसकी यूनिट क्या होगी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। देखो हमें फॉर्मूला पता है Vp इज इक्वल टू W, ये यही फॉर्मूला पता है, तो इसको आप क्या बोलते हो? इसे आप वोल्टेज बोलते हो। क्या बोलते हो? वोल्टेज, ठीक है? जो आप पोटेंशियल पोटेंशियल कर रहे हो ना, आगे चल के इसको वोल्टेज बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बता देंगे, ठीक है? वोल्टेज। और ये क्या है? वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। और ये क्या है? चार्ज, है ना? तो मुझे बताओ कि अगर मैं वोल्टेज की यूनिट की बात कर रहा हूं तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट? कूलम। तो मैं इसकी यूनिट क्या लिख सकता हूं? जूल पर कूलम। क्या लिख सकता हूं? जूल पर कूलम, ठीक है? बट इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ये भी याद रखना, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। लेकिन अगर 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 आपसे समझदारी ये की जाए, इसको लिख दिया जाए न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, ठीक है? तो ये किसकी यूनिट लिखी है? न्यूटन मीटर अपॉन कूलम, ये किसकी यूनिट है? ऑलमोस्ट पोटेंशियल की या फिर वोल्ट की या वोल्टेज की है। समझ में आ रहा है ना कैसे? अच्छा, अगर इसको मैं ये लिख दूं, अगर इसको मैं ये लिख दूं न्यूटन मीटर, है ना, एम्पियर सेकंड, क्या लिख दूं? एम्पियर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट है? न्यूटन मीटर एम्पियर सेकंड, ये किसकी यूनिट है? जल्दी से बताओ। इसी की है। कैसे? किसी की नहीं है। जल्दी से बताओ ये किसकी यूनिट है? क्या ये इसी की यूनिट है? और इसी की यूनिट है तो कैसे? एम्पियर सेकंड लिखा है।
जल्दी से बताओ दोस्त, इतना सोच क्या रहे हो? न्याचा सुयस फटाफट बताओ क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ है? देखो I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, यानी I की जगह हम लिख सकते हैं एम्पियर और टाइम की जगह सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। ठीक है, जैसे न्यूटन मीटर मैंने लिखा था वैसे ही क्या लिखा है एम्पियर सेकेंड, तो ये किसकी यूनिट है? भाई साहब इधर बस मैंने इसकी जगह पे चेंज किया है, अपॉन तो अपॉन लिखा ही है ना, अपॉन तो अपॉन ही लिखा है, केवल मैंने कूलाम की जगह चेंज किया है। किसकी जगह चेंज किया? कूलाम। कूलाम की यूनिट को एम्पियर सेकंड भी लिख सकते हैं ना। हाँ अब समझ में आया, अब चमका। एम्पियर पर हाँ सेकंड नहीं लिखा है, कहाँ लिखा है एम्पियर पर सेकंड? ये एम्पियर सेकंड डैश लगा है, ये न्यूटन मीटर तो मैं क्या लगा, न्यूटन पर सेकंड लिखा है, तो इधर आपके भी गलत होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर? न्यूटन मीटर पर एम्पियर सेकंड, समझ में आया? ये किसकी यूनिट? अगर आपको गुमराह किया जाए तो आप गुमराह नहीं होंगे। आप कैसे गुमराह नहीं होंगे? अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप यूनिट बनाते हुए चले जाएंगे, बट याद रखना ऐसा यूनिट किसकी होती है? वोल्ट की होती है। ठीक, अच्छा अच्छा अब बताओ ये कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वोल्टेज इज अ क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। जल्दी से बताओ। हाँ हाँ नहीं करो, क्वांटिटी बताओ कैसी है, जल्दी बताओ। स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? स्केलर। सब लोगों का जवाब स्केलर ही है। क्यों? सूरज बताएंगे क्यों? हम कैसे बताएं? जैसे स्केलर होता है वैसे बताओ क्यों, कुछ सोच के ही बोला होगा। क्यों है? हाँ क्योंकि देखो चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और वर्क डन भी स्केलर क्वांटिटी है। दो स्केलर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या मिलेगा? एक स्केलर क्वांटिटी ही प्राप्त होगी। दैट मींस ये एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? क्लियर? हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, रीजन समझ में रहना है। ठीक, अच्छा अब अगर मैं बात करता हूँ इसके दूसरे तीसरे पॉइंट की, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये हो गया, ये बेसिक बातें थी जो आपको पता चल रही होंगी, है ना। अब बात आती है आपसे, पेपर में पता है क्या पूछता है? आपसे नहीं पूछता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, तो पूछता है 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइए। क्या बताए? 1 वोल्ट की डेफिनेशन बताइए। कोई बड़ा काम नहीं है, दिमाग लगाइए, आंसर पाइए। क्या V इक्वल टू क्या पढ़ा आप लोगों ने? V इक्वल टू W अपॉन नॉट। ठीक, आपने क्या किया? आपने कहा कि जब वर्क 1 जूल हो जाए और जो चार्ज है वो 1 कूलाम हो जाए, यानी आप डिफाइन कर दोगे क्या कि 1 कूलाम चार्ज को, 1 कूलाम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े तो उस समय जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है, अरे सिंपल सी बात, अगर आपने 1 कूलाम चार्ज को लाने में 1 वर्क किया है तो वो 1 वोल्ट के बराबर ही तो हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? यानी यहाँ क्या रख सकते हो? 1 जूल अपॉन 1 वोल्ट। ठीक है, 1 कूलाम, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। डेफिनेशन समझ में आई कैसे बनानी है? कैसे बनानी है समझ में आ गई? ठीक, ये तो हो गया पोटेंशियल, लेकिन अभी इसमें एक शब्द और बचा है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं, एक बार ब्रीफ करते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। रिलैक्स ले लो फटाक से। क्या पढ़ा? पोटेंशियल पढ़ा। पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल एक मेजरमेंट है जो हमें ये बताता है कि चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ फ्लो करेंगे। इसके इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद डेफिनेशन बताई कि हम लोग इंफिनिटी यानी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या है? पोटेंशियल Vp, पोटेंशियल एट पॉइंट इज Vp अपॉन W/Q। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पढ़ लिया हमने? बताया ये बताता क्या है? ये एनर्जी के बारे में ही डिफाइन करता है। ठीक है, फिर क्या पढ़ लिया? फिर इसकी यूनिट के बारे में पढ़ लिया, तो इसकी यूनिट समझ में आ गई किस तरह से निकालनी है अलग अलग तरीके से। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है ना। इसको मेजर किससे करते हैं? तो वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किससे? वोल्ट मीटर को। करंट को किससे मेजर करते हैं? फटाफट कमेंट करो। करंट को किससे मेजर करते हैं? फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, हाँ इधर देखो, इसके बाद एक स्केलर क्वांटिटी है ना, V बराबर W/Q, यानी एक अगर वोल्ट की डेफिनेशन पूछे तो कैसे डिफाइन करेंगे ये समझ में आ जाता है। ठीक, बताओ करंट को किससे मेजर करते हैं? मोटर। अरे तो पानी किससे निकालते हो? मोटर से। ठीक है, मतलब अपना दिमाग चलाना ही नहीं है मेरे को। अमीटर, वेरी गुड। किससे मेजर करते हैं? अमीटर से। भाई देखो अगर आपको नहीं पता है ना, ठीक है, तो डेली यूज करते हो, समर से कोई जंग खोलते हो,
अपने घर का, ठीक, वहाँ पैनल लगा है बड़ा सा, उस पैनल में 2 मीटर बने हुए हैं, एक पे लिखा है एमीटर, इस पे रीडिंग बनी हुई है, ठीक है, मिली एम्पियर में, और एक नीचे लिखा है वोल्टेज, ऊपर वाले में वोल्टेज, नीचे वाले पे मीटर लगा होता है, ठीक है ना, समझ में आया? अब जाके देख लेना, ठीक है, बात समझ में आई? जाके देख लेना, जब मोटर ऑन करोगे तभी ये मीटर का स्विच घूमेगा, वोल्ट मीटर का तब भी नहीं घूमेगा, क्योंकि उसके बगल में एक बटन होगी, इस पे लिखा होगा पुश, जब उसको आप पुश करेंगे तभी वोल्टेज बताएगा कितना वोल्ट आपके घर में आ रहा है, तब मोटर चलाना सही है कि नहीं, समझ में आया? तो वहां से देख लेना एक बार, ठीक है, वैसे तो आपको स्कूल में मिलेगा ही प्रैक्टिकल करने को 12वीं में, ठीक है, खुश हो रहे थे बच्चे, इधर देखो, अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की क्या होता है, फिलहाल देखो डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर हमें 2 पॉइंट का पोटेंशियल पता है ना, जिसके यहाँ ना हो उसके घर में मोबाइल है, गूगल कर ले, अरे तो स्कूल में लगा हुआ है ना, और स्कूल में तो लगा ही हुआ है तुम्हारे, बटन दबा, ठीक है, एक बार बोल लेना, चालू कर ले, ठीक, इधर देखो, अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब है कि 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल, तो एक पॉइंट ये पकड़ लिया और दूसरा पॉइंट ये पकड़ लिया, दूसरा पॉइंट मान लो इसको, इस पॉइंट का नाम देते हैं Q, क्या है Q, तो अब इसी चार्ज को अगर मैं यहाँ तक लेके आऊंगा तो हमें यहाँ पे वोल्टेज VQ मिलेगा, VQ, तो डिफरेंस क्या है? 2 पॉइंट्स के बीच में, इसके बीच में 2 पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस, यानी VQ माइनस VP, ये करते हैं, तो जब दो चीजों का डिफरेंस निकालते हैं तो उसको डेल्टा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? डेल्टा से, तो क्या इसको VQ की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं, WQ अपॉन Q नॉट माइनस WP अपॉन Q नॉट, लिख सकते हो, है क्या? इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम ले लो Q नॉट डेल्टा W, या इतना आगे मत जाओ, नहीं तो भी चक्कर आने लगेगा, इधर देखो, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो क्या यहाँ से ये फॉर्मूला डिराइव हो सकता है Q नॉट, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज चेंज इन या फिर पोटेंशियल या फिर वर्क डन डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अपॉन जो भी हमने चार्ज लिया था, या जितना भी चार्ज 2 पॉइंट के बीच में ट्रेवल हो रहा है, जितना भी चार्ज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ट्रेवल हो रहा है, कौन से पॉइंट से? इस P पॉइंट से Q पॉइंट तक जितना भी चार्ज ट्रेवल हो रहा है वो, और यहाँ पे जो वर्क डन था और जो यहाँ पे वर्क डन था, या इन दोनों के बीच में जितना हमें वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्क डन है तो आप इंफिनिटी पे जाओगे तो चार्ज को लाने हैं, क्योंकि कुछ ऐसा प्रैक्टिकल सोच के देखो, ये डेफिनेशन डिफाइन की इंफिनिटी पे, ठीक, ऐसा कौन सा इंसान होगा जो चार्ज लेके इंफिनिटी पे गया होगा? होगा कोई है? नहीं ना, डिफाइन की गई है। फिर हमको मतलब हमेशा किससे रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस से, क्यों? क्योंकि हम जब भी करते हैं तो एक तार पकड़ते हैं, तार के एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ पे वर्क डन 0 मानते हैं, यहाँ पे वर्क डन मानते हैं, दोनों का डिफरेंस वर्क डन का देख लेते हैं बस, ऑलवेज क्या देख लेते हैं? डिफरेंस, तो डिफरेंस पता करना आसान है ना? तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा होगा वो क्या है? वर्क डन, डिफरेंस आ गया, और चार्ज, इन दोनों के रेशियो को क्या बोल दिया? पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया। ये बात याद रहेगी सभी को, ठीक है? याद रखना, जब तक 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फटाक से बताना, दिमाग हो तो बता देना, ना हो ठीक है तो दिमाग खरीद के लाना तब बताना, ठीक? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर ए, ठीक है, और पॉइंट नंबर बी। इस पॉइंट पे है ना, जो वर्क डन है, जो वर्क डन है वो है 4 जूल, ठीक है, इनिशियल पॉइंट है, एक चार्ज जो है, एक चार्ज 2 कूलम का चार्ज जो है यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, 2 कूलम का चार्ज यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो भी 4 जूल आ रहा है, क्या आ रहा है? 4 जूल ही आ रहा है, वर्क डन यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 जूल ही आ रहा है, ठीक? आप मेरे को बताओ, ठीक है, आप मेरे को ये बताओ कि कितना वोल्टेज डिफरेंस, कितना वोल्टेज डिफरेंस ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज डिफरेंस है और क्यों? जल्दी से बताओ। जब एक चार्ज को आप यहाँ, जब एक चार्ज यहाँ पे था और उसको आप यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे भी 4 जूल का ही वर्क था और यहाँ पे भी 4 जूल का ही वर्क था, ठीक है? बताओ कितना पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा दोनों पॉइंट के बीच में? ठीक है, कारण बताओ, अभियान चल रहा है, ठीक है? कारण बताओ,
कारण क्या है, ऐसे कैसे जीरो है, ठीक है, सॉल्व करने में जीरो आएगा। क्यों, अभी तो मैंने बताया, अबे सो रहे हो क्या, मैंने क्या बताया, अगर दो बॉडी के बीच में आप बर्टन ही जीरो कर रहे हो, बर्टन का डिफरेंस जीरो है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, दोनों का डिफरेंस निकालोगे क्या निकल जाएगा, जीरो। अरे 4 पे 4 का जीरो, यानी बर्टन हुआ ही नहीं है, और बर्टन नहीं हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आएगा, है नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, क्यों सुयस, जीरो बता, हाँ ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बस यही याद रखना है। अगर ऐसा लिख दिया जाए पेपर में कि 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे वोल्टेज ए और वोल्टेज बी, ठीक है, वोल्टेज ए और वोल्टेज बी, हम चाहते हैं, अगर क्या हम चाहते हैं कि करंट ना फ्लो हो, करंट ना फ्लो हो, ठीक है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि करंट, ठीक है सुनो, करंट ना फ्लो हो, हम ये चाहते हैं। अगर हम ये चाहते हैं, ठीक, ये चाहते हैं, तो बताओ कौन सी कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, VA इज ग्रेटर देन VB, VB इज ग्रेटर देन VA, है ना, या तीसरा VA इज इक्वल टू VB, या फिर, ठीक है, आप ही बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, आप ही बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, मैं पोल दे रहा हूँ, फटाक से बताओ, ठीक है, मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, फटाक से बताओ जल्दी से, ठीक, जल्दी से बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी से बताओ कि क्या आएगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया है, क्या अगर मान लीजिए दोनों पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दें और तार को पकड़ लें तो हम चिपक जाएंगे कि नहीं, ठीक है, हम चिपक जाएंगे कि नहीं, हैं, जल्दी से बताओ, हाँ तुम्हारा आंसर सही है, ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा, हाँ तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो भाई उसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, उसमें क्या हो रही है, ना करंट फ्लो हो रही है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो, आप पकड़ लो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन पोटेंशियल सेम करना, ठीक है, बहुत ही कम पॉसिबल हो पाता है। अगर आपने सेम किया और हल्का सा भी इधर उधर हुआ तो फिर करंट आपसे होके पास होगा, ठीक है, फिर आपको मजा आएगा, ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक, तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, सेम, जो होती आई है। नेक्स्ट की बात करते हैं, खतरनाक तरीके से डालो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, हेडिंग डाल लो अपनी कॉपी पे, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया सभी को, कोई किसी को दिक्कत समस्या परेशानी बोलो, हाँ चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, V इज ग्रेटर देन VA इज ग्रेटर देन VB एंड VB इज ग्रेटर देन VA, दो कंडीशंस है, ठीक है। तो पहले वाली कंडीशन में करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगी, A से B की तरफ फ्लो करेगी या B से A की तरफ फ्लो करेगी, जल्दी बताओ, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, जल्दी बताओ, के बी, जल्दी से कमेंट कर दो, करंट किधर से किधर की तरफ फ्लो करेगी, A टू B की तरफ फ्लो करेगी या B टू A की तरफ फ्लो करेगी, जल्दी बताओ, करंट किधर की तरफ फ्लो करेगी, जल्दी से बताओ, दूसरा, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्त, फटाफट बताओ, ऐसा कमेंट करो, तीसरा, तीसरा नहीं दूसरा, अच्छा, अरे भाई कहाँ से इतना दिमाग सब लोग ला रहे हो, इधर देखो, अरे इधर देखो, इधर देखो, इधर मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट पे वोल्टेज ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल ज्यादा होने का मतलब क्या है, वहां पे एनर्जी का लेवल जा, वाह दोस्त, गजब ही दिमाग लगा रहे हो, अद्भुत, ठीक है, अद्भुत दिमाग है तुम्हारे पास, अद्भुत, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कहीं पे वोल्टेज का लेवल ज्यादा है तो वोल्टेज इक्वल टू 1/Q, तो वर्क ज्यादा हुआ तो एनर्जी ज्यादा हुई, वर्क एनर्जी के बराबर होता है, यानी वोल्टेज ज्यादा हुआ है, अभी भी नहीं घुसा, अरे दोस्त ये लिखा है, ये लिखा है, ये है ना, तो एनर्जी ज्यादा होगी ना अगर ये ज्यादा होगा तो,
इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर यहाँ वोल्टेज ज्यादा है और यहाँ वोल्टेज कम है, यानी यहाँ WA भी ज्यादा है, ठीक है, और इनका यही तो रेशियो, यही तो लिखा जाएगा। ठीक, अब हमने क्या कहा था, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन किधर भी किधर फ्लो करते हैं, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ। तो हाई कौन है, ये है, लो कौन है, ये, तो पहला वाला होगा ना, A to B जाएगा ना, है, कहाँ जाएगा, करेंगे ना, आपने करेक्ट पूछा। हमने क्या पूछा है, सॉरी, हमने करंट पूछा है ना। हाँ भाई बोल, दिमाग लगा के लड़का, ठीक है, ठीक है, दिमाग लगा गया। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन सही है तुम्हारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर से इधर की तरफ चलेंगे और करंट किधर चलेगा, इसके जस्ट अपोजिट। ठीक, बात समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो यही खेल होगा ऑप्शन में अगर होगा तो, है ना। हाँ, अब इधर देखो, इधर देखो, इधर अब B वाला बड़ा है, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस हमने A to B लिख दिया। जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए B वाला बड़ा है और अपने को पता नहीं है, ठीक है, B वाला बड़ा है और अपने को पता नहीं है, तो हमने डिफरेंस के लिए क्या कर दिया है, VA माइनस DB कर दिया है, और ये डिफरेंस निगेटिव आ गया, ये डिफरेंस निगेटिव आ गया, तो क्या करंट निगेटिव बहेगी। ढक्कन निगेटिव साइन ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, बस समझे, क्या अपोजिट होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी। समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। रेजिस्टेंस शुरू करें, हाँ रेजिस्टेंस शुरू करें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, है ना। रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब होता है प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है बताओ, हिंदी ऐसे बेकार गई है पेपर में, जल्दी से बताओ, है ना। रेजिस्टेंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक, रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का हिंदी मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। ठीक, इसका अर्थ कोई बता सकता है हिंदी मतलब दैनिक भाषा में क्या मतलब हो सकता है, रास्ते में मतलब एक तरह से रुकावट, बाधा, है ना, ईंट का रोड़ा, ठीक है, बात समझ आए, या सड़क का रोड़ा, ब्रेक, हाँ ठीक है, सड़क का रोड़ा, ठीक है, तुम्हारे रास्ते में बहुत लोग होंगे, अब इधर देखो, बस रेजिस्टेंस यही प्रतिरोध। क्या होता है, जब भी कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही होती है या इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं, तो उनके रास्ते में आने वाली रुकावट क्या कहलाती है ना, उनके रास्ते में आने वाला जो ब्रेक होता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। या द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर वायर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक, ये डेफिनेशन दे रखी है, क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, है ना, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब बात आती है ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कैसे करेंगे, ठीक है, क्या समझना है इसके बारे में, और कैसे इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा आ जाएगी, है, ये आदमी घूम रहा है, बाधा आ गई, है ना। अब देखो, अब थोड़ा फील आएगा कि अब आपको यहाँ समझ में आने वाला है हाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी इन वायर्स, वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है, और तुरंत रेजिस्टेंस के बारे में बात समझ में आ जाएगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो इससे बनने वाले एक भी क्वेश्चन अभी गलत नहीं होंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फिर रटते रहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन जाते हैं अलग करंट, तार में भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो तार में डगमगा नहीं है, तार नहीं डगमगाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी सी चीज है। तो वही वो ठक गुजर जाए। हाँ, ठक ठक गुजर के जाएगा, उसी का कारण है कि हीट जनरेट होती है तार में बाहर की तरफ। वो सारी बातें भी बताएंगे, थोड़ा समझ लो जब देखो। अच्छा, एज्यूम करो कि एक तार है, एज्यूम करो कि एक तार है, आप कहोगे इतना मोटा तार, जूम कर दिया है, ठीक है, जूम कर दिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये तार है, ठीक है, तो क्या छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा, बहुत सारे एटम प्रेजेंट होंगे इसमें बेइंतहा, है ना, है, एटम की संख्या निकाल सकते हो इसमें कितने एटम होंगे, नहीं निकाल सकते हो नहीं, ठीक है, अगर आपको लेंथ और एरिया, प्रोसेसर एरिया पता हो, सब निकाल सकते हो, है ना। तो हमें उससे मतलब नहीं है कितने हैं, ठीक, तो बाद में मतलब आएगा, जरा देखो। तो हमने मान लिया कि इसमें बहुत सारे एटम है, क्या है, बहुत सारे एटम है। एटम कुछ ऐसे ही होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही होता है कि नहीं, हाँ करो फटाफट कमेंट में भी, है। तो देखो अगर ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है, तब क्या, ठीक, मैंने कुछ बनाए, सारे बनाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन भी दिखेंगे। होता क्या है ना, कि रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, अच्छा आपको ये सभी को पता है ना। अच्छा एक बात बताओ, चलो यहीं पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए,
इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। भैया निकालने में अच्छा हाँ वो डालने और बेटा बहुत बढ़िया, आईपी। ठीक है, देख रहे हो कॉन्सेप्ट ठीक है 4 दिन में। क्या समझ में आया? किसी एक आइटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या कहलाती है? आईपी कहलाती है। अगर मैं वो आईपी इनको प्रोवाइड कर दूं, कैसे? रूम टेम्परेचर पे भाई टेम्परेचर मिलेगा तो एनर्जी प्रोवाइड हो जाएगी। जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी वैसे ही किसी ना किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल के इनके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस होता है या इंट्रा एटॉमिक स्पेस होता है उसमें पड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन। आ जाएंगे कि नहीं भाई? पदार्थ से निकल के तो बाहर नहीं जाएंगे, तार में से निकल के शटक के बाहर चले नहीं जाएंगे, हैं? इसी में रहेंगे, जो स्पेस बचा है खाली उसमें रहेंगे। इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो रूम टेम्परेचर पे एटम से अलग हो जाते हैं, ठीक है, और बड़े रहते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जिनसे जिन जिन एटम से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे वो सभी क्या बन गए होंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले बन गए होंगे। और पॉजिटिव चार्ज वाले को क्या बोलते हैं? कैटायन के आयन। कैटायन। तो पॉजिटिव चार्ज वाले क्या बन गए होंगे? कैटायन बन गए होंगे। अब इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ही मटेरियल से बना होगा हाँ, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड होगा तो निकलेगा नहीं। किसने कहा कि तार के बीच में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है? एक ही तरह के तो आइटम होंगे, कॉपर के तार हो, कॉपर बीच में लगी कॉपर, अगर कॉपर का तार है, देखो भाई कॉपर का तार है तो कॉपर के एटम भी तो होंगे उसके अंदर। तो सेम तरह के आइटम है। हाँ, सेम तरह के एटम है, आपस में कंबाइंड है, ठीक है। और सेम टाइप के एटम्स कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? हैं? ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट हिला करके हिलते रहना है, ठीक है। इधर देखो, है ना? हाँ, इधर देखो, ठीक है। अब इधर देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन 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 दिख रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब तुमने क्या किया? तुमने पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट किया? लगा दिया सेल। क्या लगा दिया? सेल। सेल जानते हो? ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब जानते हो? यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, इसने यहाँ भर के इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए। क्या पहुंचा दिए? इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचा दिए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया? हाई हो गया। भैया वो सब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन है तो तार भी बड़ा हो जाएगा। तार क्यों बड़ा होगा? कैसे जा सकता है? सुनो सुनो, हुआ क्या? सुनो हुआ क्या दोस्त? बस इस वाले सिरे पे हमने नेगेटिव चार्ज जोड़ा। नेगेटिव जोड़ने का मतलब है कि इस सेल ने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेज दिए, बहुत सारे भेज दिए। अब इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल हाई हो गया है? और इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल लो हो गया? इसके कंपैरिजन में क्या दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की तरफ भागेंगे? इधर से इधर की तरफ भागना शुरू करेंगे। और जब ये भागेंगे तो बीच में कौन है? एटम्स, उनसे टकराएंगे। भागा, लड़ गया टक्कर से, स्पीड डिक्रीज हो गई, लेकिन फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस लगा। फिर भागा, फिर लड़ गया, फिर भागा, फिर लड़ गया। नहीं, इस तरह से क्या करता है ये? हाइपरबोलिक पथ, ठीक है, ये पैराबोलिक पथ, छोटे छोटे पैराबोलिक पथ बनाते हुए भागते हैं। जब ये भाग रहे हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं ना, जस्ट एट द सेम टाइम उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री मार जाते हैं, यानी ये स्पेस खाली नहीं रहता है। अब क्या चालू हो गया? अब इलेक्ट्रॉनों का लगातार आवागमन चालू हो गया। जब इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो करंट बह रही है आई अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? और हम क्या पढ़ रहे हैं? रेजिस्टेंस। यानी अब इसके मान में जितनी रुकावट आ रही है, जितना लड़ भिड़ रहा है, टकराव करा रहा है, यही क्या है? रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। समझ गए? अब ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक? अच्छा, अब मैं फटाफट आप लोगों से बता देता हूँ किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। तो एक बात बताओ, क्या मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा? कैसे? अब जैसे मान लो ये रबड़ का हो, लकड़ी का हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना ही मुश्किल नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे ही नहीं, तो जाएंगे कहाँ? समझ गया? हिलाओ डुलाओ नहीं, ठीक है, तो बैठो, तो जाएंगे कहाँ? ठीक। दूसरी चीज क्या है? अगर ये स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम इस तरह का मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। यानी नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कंडक्टर मैटर है, कंडक्टर सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, अदरवाइज फ्लो नहीं होगी। दूसरी बात, नेचर वाली बात छोड़ दो, वो अपने बस इतने बात आती है। दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, लेंथ की बात करते हैं। अगर तार जितना ज्यादा लंबा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा।
क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि जितना ज्यादा लंबा तार होगा उतना इलेक्ट्रॉन को मशक्कत करनी पड़ेगी आगे जाने में, तो उतना ही ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस। ठीक है, एक चीज बन गई है ना। दूसरी चीज, अच्छा अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मोटा कर दूं, इसको क्या कर दूं? मोटा कर दूं, तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? मोटा कर दूं तो रेजिस्टेंस मतलब लेंथ क्या कर दूं? लेंथ सेम रखें और या फिर लेंथ कम कर दूं और इसको मोटा कर दूं, सेम सेम वॉल्यूम है, इसी को छोटा कर दूं और मोटा कर दूं, इसका डायमीटर बढ़ा दूं, तो क्या होगा? या एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो कैसे? इधर देखो कैसे, जब इसको छोटा किए, इसको छोटा किए, मैंने क्या कहा? इसकी लेंथ इतनी थी, इसको या तो डबल कर दो या फिर सेम वॉल्यूम था ना, इसी सेम वॉल्यूम, जैसे सेम वॉल्यूम का जितनी लेंथ का तुमने लिया था, अब इसका वॉल्यूम इतना ही है लेकिन अब इसका डायमीटर बढ़ा दो, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दो, वॉल्यूम तो सेम ही है। अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो क्या ये जो एटम्स है, क्या ये एटम्स है, इनकी टक्कर अब कम हो जाएगी, और टक्कर कम हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब एक से अधिक टेम्परेचर, क्या आता है? टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा ही घटेगा? सोच के बताओ। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये भागेंगे ना, उतना ज्यादा टकराएंगे, और जितना ज्यादा टकराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, नहीं समझे? अरे यार तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी तो केवल वोल्टेज डिफरेंस से भाग रहे थे, अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से और नहीं निकल जाएंगे, और जब और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो और टकराएंगे, तो अगर और टकराएंगे तो इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, यानी टेम्परेचर की बात। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। ठीक है, टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बनाने के लिए। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मिला दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशंस को मिला दूं तो क्या बनेगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? रो एल बाई ए लिख सकता हूं, है ना। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो क्या ये बराबर लगाते हुए कांस्टेंट आता है, दैट इज रो। क्या आता है? रो बाई एल। इसे बोलते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ की, है ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है, ये एक ऐसा अद्भुत प्राणी है जो कि लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, स्वतंत्रता हर एक मैटर का अलग अलग होता है, हर एक आयरन का अलग अलग होता है। तो आगे चल के हाँ हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है, ये रो बराबर क्या आ जाएगा? आर ए बाई एल। ठीक, इस डेरिवेशन के साथ आपको यहीं पे छोड़ते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है तो एक बात जान लो, रेजिस्टेंस की खोज करता है ओम, तो इसकी यूनिट होती है ओम, इसको ऐसे लिखते हैं ओम। ठीक है, ओम। ठीक, बात समझ में आया? ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम समझ में आया कि नहीं? ये तो आपको आज इतने किसी डेरिवेशन के साथ छोड़ेंगे, है ना, और फिर बाकी बातें करेंगे कल के डेट में। यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, है ना। रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, तो जितना वादा किया था उतना बताया। कल ओम्स लॉ पढ़ाएंगे और आगे की बातें बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तो जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, जो इंजीनियर होता है होता तो उसमें भी होता है, उसको मारना चाहिए, वो वही ना रहेगा। केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, फिर से बॉन्डिंग चैप्टर होगा, अभी बताएंगे। ठीक, अभी बताएंगे। जो तुम्हारा इंसुलेटर है, एक इंसुलेटर का नाम बताना और फिर उसकी केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताएंगे। फिर बताएंगे क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देता है और क्यों उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते हैं, और क्यों जो तुम्हारे हाफ वो जो तुम्हारे अर्धचालक होते हैं ना, सेमीकंडक्टर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, क्यों, उसका रीजन क्या है। ठीक है, लिक्विड्स में क्यों इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसका रीजन क्या है। सब अलग अलग चीजें हैं भाई, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक, समझ गए, है ना। हाँ, अब बात कर लेते हैं फटाफट। जिसको इस बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है, वो क्या करेंगे? कांटेक्ट कर लेंगे, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लाइव भी कर सकते हैं, हमें भी कर सकते हो। ठीक, और अब जाओ इसके बाद फटाक से मैथमेटिक्स की क्लास को पढ़ो। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय, जय हिंद।